हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त एमपी कॉल और अब देख रहे हैं एमपी कॉल टीचिंग ग्रुप। मैं लेके आया हूं कक्षा 12 हिंदी का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2014 का प्रीवियस पेपर को शुरू करने से पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ लेते हैं। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है कि परीक्षार्थी अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य रूप से लिखे, जो कि ऊपर बॉक्स देखेंगे उसमें अपना रोल नंबर अवश्य लिखना है। इसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस प्रश्न पत्र के अभ्यस्त भाग हैं उन सभी के एक साथ ही हल करने हैं। ओके, बाकी आप पॉइंट देख सकते हो। इसके बाद हम पेपर के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित अपठित काव्यांश को पढ़कर उसके प्रश्नों के उत्तर देने और उत्तर सीमा लगभग 20 से 40 शब्द होने चाहिए। जिसमें प्रथम है कि मेरी भूमि तो है पुण्य भूमि वह भारती, सो नक्षत्र लोक करे आके आप आरती, नित्य नए अंकुर असंख्य वहाँ फूटे, फूल जड़ते हैं फल पकते हैं टूटते हैं, सुर सरिता ने वहीं पाई हैं सहेलियाँ, लाखों अटखेलियाँ करोड़ों रंगरेलियाँ, नंदन विलासी सुरवर्धरी बहु वेशों में करते विहार हैं हिमाचल प्रदेशों में, सुलभ यहाँ जो स्वाद उसका महत्व है क्या, दुख जो न हो तो फिर सुख में है सत्व है क्या, दुर्लभ जो है उसी को हम लेते हैं, जो भी मूल्य देना पड़ता वही देते हैं, हम परिवर्तमान नित्य नए हैं तभी उब ही उठते कभी एक स्थिति में सभी, रहता पूर्ण है हमारा रंगमंच भी, रुकता नहीं है लोक नाट्य कभी रंसमी। अब इन पद्यांश को पढ़कर नीचे इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि कवि ने पुण्यभूमि किसे और क्यों कहा गया है। सेकंड है कि हिमाचल प्रदेश की क्या क्या विशेषता बताई गई है। इसमें थर्ड क्वेश्चन है कि दुख जो न हो तो फिर सुख में क्या सत्व है, इस कथन का तात्पर्य स्पष्ट करो। और फोर्थ क्वेश्चन है कि पृथ्वीवासियों को नित्य नए क्यों कहा गया है। इसके पश्चात हम पेपर के सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नांकित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं और उत्तर सीमा वही 20 से 40 शब्द होनी चाहिए। तो इसमें गांधी जी के अनुसार शिक्षा शरीर मस्तिष्क और आत्मा का विकास करने का माध्यम है, वे बुनियादी शिक्षा के पक्षधर थे। उनके अनुसार प्रत्येक बच्चे को अपनी मातृभाषा की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए, जो उनके पास आसपास की जिंदगी पर आधारित हो। हस्तकला एवं काम के जरिए दी जाए रोजगार दिलाने के लिए बच्चों को आत्मनिर्भर बनाए तथा नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करने वाली हो। गांधी जी के उक्त विचारों से स्पष्ट है कि वे व्यक्ति और समाज के संपूर्ण जीवन पर अपनी मौलिक दृष्टि रखते थे तथा उन्होंने अपने जीवन में सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेकर भारतीय समाज एवं राजनीति में इन मूल्यों को स्थापित करने की कोशिश की है। गांधी जी की सारी सोच भारतीय परंपरा की सोच है तथा उनके दिखाए मार्ग को अपनाकर प्रत्येक व्यक्ति और संपूर्ण राष्ट्र वास्तविक स्वतंत्रता, सामाजिक सद्भाव एवं सामुदायिक विकास को प्राप्त कर सकता है। भारतीय समाज जब जब भटकेगा तब तब गांधी जी उसका मार्गदर्शन करने में सक्षम रहेंगे। इस गद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर देने। जिसमें फर्स्ट है कि गांधी जी के अनुसार प्रत्येक बच्चे को किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए और सेकंड है कि गांधी जी के उक्त विचार को स्पष्ट किए हैं कि वे व्यक्ति और समाज के संपूर्ण जीवन पर अपनी मौलिक दृष्टि रखते हैं। यह किस प्रकार का वाक्य है, वाक्य को बताते हुए परिभाषा भी लिखी। और इसमें थर्ड क्वेश्चन है कि सामाजिक शब्द में मूल शब्द एवं प्रत्यय बताना है और फोर्थ क्वेश्चन है कि अपठित गद्यांश को उचित शीर्षक लिखना है। इसके बाद पेपर के सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे हमारे पेपर का थर्ड क्वेश्चन है कि निम्न विषयों में से किसी एक पर लगभग 450 शब्दों में निबंध लिखना है। जिसमें फर्स्ट है कि भारतीय राजनीति राजनेता और जातिवाद के ऊपर लिखना है। सेकंड है कि रंगीला राजस्थान के ऊपर लिखना है। थर्ड है कि नए भारत की आशा और युवा वर्ग, इस पर निबंध लिखना है। या फिर फोर्थ है कि स्त्री सशक्तिकरण और शिक्षा पर आधारित है। और फिफ्थ है कि मेरा प्रिय साहित्यकार। इनमें से किसी एक पर 450 शब्दों में एक निबंध लिखना है। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि आपके शहर में बढ़ते अपराध अथवा आपके विद्यालय में आयोजित मतदाता जागरूकता अभियान के तहत आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता पर समाचार पत्र में प्रेषित करने हेतु एक प्रतिवेदन लिखना है और उसकी सीमा लगभग 100 शब्द होनी चाहिए। इसके बाद हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि विविध मामलों के लिए लेखन स्वरूप
प्रकार और प्रक्रिया से संदर्भित निम्नांकित प्रश्नों में से कोई एक हल करना और उसकी 80 से 100 शब्दों के बीच में उत्तर सीमा होनी चाहिए। जिसमें फर्स्ट है कि मुद्रित माध्यमों की विशेषता एवं कमियां लिखनी है। सेकंड है कि एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता में कौन कौन से गुण होने चाहिए। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है कि विशेष लेखन के क्षेत्र बताते हुए विशेष लेखन की भाषा शैली पर विचार अभिव्यक्ति करना है। इसके बाद हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है कि निम्नांकित विषयों में से किसी एक विषय पर आलेख लिखना है और उत्तर सीमा वही 80 से 100 शब्द होने चाहिए। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है कि घटते संयुक्त परिवार और बढ़ते खतरे के बारे में करना है। सेकंड है कि टीवी विज्ञापन और उसका प्रभाव के बारे में, और थर्ड है कि रोजगारोन्मुख शिक्षा की आवश्यकता, इसके ऊपर किसी एक पर आलेख लिखना है। इसके बाद हमारा सेवंथ क्वेश्चन है कि निम्नांकित विषय में से किसी एक विषय पर फीचर लिखना है जिसकी उत्तर सीमा 60 से 80 शब्द होने चाहिए। जिसमें फर्स्ट है कि जंक फूड की बढ़ती घुसपैठ यानी फास्ट फूड के बारे में लिखना है, और सेकंड है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और विकासशील देश के बारे में लिखना है, और हमारा थर्ड पॉइंट है कि राष्ट्रीय पुरस्कार की में राजनीति। इन प्रश्नों पे हमें एक फीचर तैयार करना है। इसके बाद हम पेपर के 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे पेपर का 8वां क्वेश्चन है कि निम्नांकित पठित काव्यांश को ध्यान पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने, और उत्तर सीमा 20 से 40 शब्द होनी चाहिए। इसमें है कि शरद आया फूलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और आकाश में इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों और किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। इस काव्यांश को पढ़ के नीचे के इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जिसमें फर्स्ट है कि चमकीली साइकिल और चमकीले इशारों से क्या तात्पर्य है। सेकंड है कि पतंग उड़ाने वाले बच्चों को कौन बुला रहा है। थर्ड क्वेश्चन है कि शरद का आसमान को मुलायम बनाने से क्या तात्पर्य है। और हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि पतंग के उड़ने के साथ ही बच्चों के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आता, ये सब लिखना है। और इसी के अथवा में हमारा दूसरा पद्यांश दे रखा है, उसको देखते हैं। इसमें कि सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाश बिनों की शाबाशी और वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा के बेकार घूमने लगी, और हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कोई कसाव था न ताकत थी। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देख कर पूछा कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी सीखा नहीं। फिर इस पद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर देने, जिसमें फर्स्ट है कि बात का पेच कसने से क्या तात्पर्य है। हमारा सेकंड है कि बात का अर्थ न निकलने पर कवि ने उसके साथ क्या व्यवहार किया और क्यों। और हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि ऊपर से ठीक ठाक अंदर से न कसाव और न ताकत, इस पंक्ति का तात्पर्य स्पष्ट करना है। और फोर्थ है कि बात को शरारती बच्चे की उपमा क्यों दी गई है। इसके पश्चात हम पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित पठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें है कि मैं निज रोदन की राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। अब इसके आधार पर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जिसमें फर्स्ट है कि उपयुक्त पंक्तियों में कवि द्वारा वर्णित भावों को समझाना है, और हमारा सेकंड है कि उपयुक्त काव्यांश के शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालना है। और इसी के अथवा में मैं दूसरा पद्यांश दे रखा है कि गर्वीली गरीबी है ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता पर भीतर की सरिता यह अभिनव सब, मौलिक हैं इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत हैं, अपलक हैं संवेदन तुम्हारा। इसका आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर देने, जिसमें फर्स्ट है कि उपयुक्त पंक्तियों में कवि द्वारा वर्णित भावों को समझाना है, और सेकंड है कि उपयुक्त काव्यांश के शिल्प सौंदर्य को लिखना है। इसके बाद पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है कि पठित कविता के विषय वस्तु के आधार पर संबंधित दिए गए तीन प्रश्नों में से किसी दो के उत्तर देने हैं, और उनके उत्तर सीमा 20 से 30 शब्द होनी चाहिए। जिसमें फर्स्ट है कि स्लेट पर या लाल खड़िया चौंक मल दी हो किसी ने,
उस कविता की उपयुक्त पंक्ति बाल मनोविज्ञान पर प्रकाश डालती, कैसे उसको समझाना है। और सेकंड है कि असनिपात से स्थापित उन्नति सत्य सतवीर बादल राग कविता में बादल को असनिपात से स्थापित उन्नति सतवीर कहने का क्या तात्पर्य है। इसके पश्चात हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खो लेते हैं। फिराक गोरखपुरी की इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करो। इसके बाद हमारा 11th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पठित का गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं और उत्तर 20 से 40 शब्द होने चाहिए। इसमें भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है और उस सब के प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है, जैसे उसे समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। देखता है कि खुली आंख तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चले जा रहा है। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं पर पढ़ते रह जाते हैं, कहीं भगत नहीं रुकते हैं तो एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं, वहाँ से 2-4 काम की चीज़ ली और चले जाते हैं। बाजार से हट पूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उसके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। ज़रूरत भरा जीरा वहाँ से ले लिया कि सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। इस निश्चित प्रीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। इस गद्यांश के आधार पर इनके प्रश्नों के उत्तर देने, जिसमें फर्स्ट है कि बाजार के उत्तम से उत्तम माल के प्रति भी भगत जी के मन में कोई अप्रीति क्यों नहीं है। और इसमें सेकंड है कि बाजार से हट पूर्वक विमुखता से क्या तात्पर्य है, इसको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि भगत जी के व्यक्तित्व के आधार पर समझाना है कि ऐसा कौन सा गुण है जिसके होने पर बाजार में संपूर्ण ऐश्वर्य का आमंत्रण व्यर्थ हो जाता है। इसके पश्चात इसके अथवा में हमें दूसरा गद्यांश दे रखा है कि मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए उपाय नहीं था। यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था, पर उसने एक परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बना ली और पोपला मुख मेरे कान के पास आकर होले होले बताई कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरोती खाकर आई नहीं, जब सब ठीक हो जाएगा तब यहाँ लौट आएगी। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट के क्षण भर ने उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं है, परंतु रुपये के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका था कि मेरे लिए उनका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंच चुका था। इस गद्यांश के आधार पर इन प्रश्नों को उत्तर देने, जिसमें फर्स्ट है कि भक्तिन ने किस रहस्य का उद्घाटन करके महादेवी जी को आश्चर्यचकित कर दिया। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि लड़ाई तो कुछ अमरोती खाकर आई नहीं। इस कथन के आधार पर युद्ध के पर भक्तिन के भाव स्पष्ट करने हैं। और थर्ड क्वेश्चन है कि ये कैसे कह सकते हैं कि महादेवी जी का स्थान भक्तिन के जीवन में सर्वोपरि था। इसके बाद हम पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन है कि पठित गद्य पाठों की विषय वस्तु के आधार पर 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर देने हैं और जिनकी उत्तर सीमा 40 से 60 शब्द होने चाहिए। जिसमें फर्स्ट है कि काले में का पानी दे के आधार पर समझाइए कि लेखक ने भारतीय अंग्रेजों से पिछड़ने व उनका गुलाम बनने के क्या कारण बताए हैं और वह उस स्थिति में सुधार चाहते हुए क्यों नहीं कर पाता है। इसके बाद हमारा सेकंड है कि पहलवान की ढोलक नामक कहानी में लूटन सिंह एक ऐसा पात्र है जो प्रारंभ से लेकर मृत्यु पर्यंत जिजीविका का अद्भुत दस्तावेज है। यह कैसे है, उसको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि सीरीज के वृक्ष कबीर और कालिदास में हजारी प्रसाद जी ने क्या समानता देखी है और क्यों। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार से आप क्या समझते हैं, क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं, और मौलिक उत्तर देना है।
इसके बाद हमारा 13th क्वेश्चन है कि पाठ की विषय वस्तु के आधार पर निम्न 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर देने हैं और उत्तर सीमा 40 से 60 शब्द होने चाहिए। जिसमें फर्स्ट है कि अधिकांश अभिभावकों की तरह यशोधर बाबू भी यह सोचते थे कि जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तो तब सब अपने ही आप ठीक हो जाएंगे। इस कथन पर अपनी मौलिक की सहमति या असहमति तर्क सहित देना है। इसके पश्चात हमारा सेकंड है कि मास्टर सोदलकर के मराठी भाषा पढ़ाने का वह कौन सा तरीका था जिससे लेखक के जीवन में उनका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि मोहन जोदड़ो के भौगोलिक एवं प्राकृतिक वातावरण की एक टिप्पणी करनी है। इसके पश्चात 14th क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसमें है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर देने हैं और उत्तर सीमा 20 से 30 शब्द होने चाहिए। जिसमें फर्स्ट है कि आनंदा को खेती के कौन कौन से कार्य करने पर ही अध्ययन की अनुमति पिता द्वारा दी गई। इसके पश्चात सेकंड है कि मोहनजोदड़ो के अजायब घर में सिंधु सभ्यता को बताने वाली कौन कौन सी वस्तुएं निकली। इसके पश्चात हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि युद्ध काल में मनुष्य की नैतिकता समाप्त हो गई। इस कथन को एन फ्रैंक द्वारा दिए गए उदाहरणों सहित आधार पर बताना है। इसके पश्चात पेपर का आखिरी और 15th क्वेश्चन है कि विषय वस्तु पर आधारित दिए गए 2 प्रश्नों में से किसी एक पर निम्नात्मक प्रश्न लिखने और उत्तर सीमा 40 से 60 शब्द होने चाहिए। जिसमें फर्स्ट है कि किशनदा कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए, सीखना हर एक बात ठहरी लेकिन अपनी छोड़नी नहीं हुई। किशनदान के इस विचार को यशोधर बाबू ने अपने जीवन में किस प्रकार अपनाया और इसको स्पष्ट करना है। इसके पश्चात हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि शिक्षा, काम तथा प्रगति ने औरों की आंखें खोल दी। एन फ्रैंक के इस कथन को वर्तमान परिप्रेक्ष्य के आधार पर तर्क सहित समझाना है। इस प्रकार हमारा 12th क्लास का 2014 हिंदी पेपर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच दिस वॉचिंग वीडियो। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।